हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3, और इसका हम कर रहे हैं पार्ट 2। तो गाइस, हमारा जो चैप्टर है वो है आपका वर्णमाला। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस, देन हम बात करेंगे आगे। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे के करेंगे गाइस। चलिए तब तक चलिए पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो गाइस, यहाँ पे है सिलेबस। देखिए, हमने जो है चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 कर लिया है। अभी हम जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। अभी जो हम करेंगे सेकंड पार्ट करेंगे, और यहाँ ये हो जाएगा चैप्टर खत्म। बाकी के चैप्टर्स भी हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। संज्ञा, लिंग, वचन करके आगे जितने भी हैं हम एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं फिर अपने आगे का चैप्टर। चलिए गाइस, यहाँ तो हो गई बात खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 90 तक हम कर चुके हैं। अब हम जो करेंगे 91 से करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है 91 में। तो इसमें लिखा है निम्न में जो है अंतः स्तः व्यंजन कौन सा है। तो गाइस, हमने कौन कौन से देखे थे, या, रा, ला, अब, वा। ठीक है, तो ये सारे, तो इसमें गाइस कौन सा है आपका, वा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो निम्न में अंतः स्तः व्यंजन कौन सा है। फिर गाइस हम वही या, रा, ला और वा है। ठीक है, तो ये इसमें आंसर है डी, यानी कि या। तो इसमें लिखा है का, चा, टा। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है या, रा, ला, वा किस प्रकार का व्यंजन है। तो अभी हमने देखा गाइस बी है इसका आंसर, अंतःस्थ। तो चलिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है व्याख्या पढ़ने के लिए, आगे बढ़ते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। तो इसमें है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। चलिए व्याख्या देखते हैं सबसे पहले। तो श, श, स, ह। तो ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है गाइस, तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा, डी होगा। ठीक है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, फिर से है देखिए गाइस। इसमें अब इसने कहा कौन सा नहीं है, सॉरी। तो हमारे पास हैं कौन कौन से, वो हम जानते हैं। स, श और ह है। ठीक है, और कौन सा नहीं है, ग नहीं है। ठीक है, और इसमें लिखा है कंठ व्यंजन में कौन से आते हैं गाइस। देखिए, ग जो है आपका कंठ ऊष्म नहीं होके क्या होता है, कंठ्य है। ठीक है, अब इसमें लिखा है ऊष्म व्यंजन, महा प्राण व्यंजन भी कहते हैं ऊष्म व्यंजन को, राइट। तो इसमें लिखा है गा जो है आपका अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, और जो ये वाला है वो आपका कौन सा है, महाप्राण, और ये वाला जो है ग है वो है अल्प प्राण। चलिए आगे नेक्स्ट पे आते हैं। स श के अंतर्गत आते हैं। क्या है ये गाइस, किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन वे है जिनका जो उच्चारण है, क्या लिखा है, मुखागो के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है, और ये जो है महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस, इसमें क्या लाए, देखिए ये तो अभी हम पढ़ चुके। अब इसमें लिखा है कि उच्चारण इसका मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो गाइस, आप इसका आंसर खुद बताइए। इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन है, इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। रिपीट हो रहा है। फिर ऊष्म व्यंजन गाइस, ये भी रिपीट हो रहा है, 99 भी रिपीट हो रहा है। और फिर इसमें लिखा है ऊष्म व्यंजन कौन सा है गाइस, फिर ये वही है आपका। तो कौन सा है इसमें, हाँ है। फिर इसमें लिखा है उच्चारण की दृष्टि से ये जो है आपका स जो है आपका कौन सा है, ये हमारा है ऊष्म व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा वाला है, स श ह। ठीक है, अब बात करेंगे हम संयुक्त व्यंजन की। तो इसमें जो त्र है, त्र वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है। तो देखिए, जो त्र है ना गाइस, तो आप ऐसे जब बोलेंगे, ये वाला है त्र प्लस र। ठीक है, तो गाइस यहाँ देखिए, इसमें लिखा है कि हिंदी में श, त्र, श और ज्ञ जो है 4 संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है, और इन्हें जो है स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी जो रचना है ना, वो 2 व्यंजनों से मतलब मिलकर बनी होती है। जैसे इसमें लिखा है का और शा बोल दे तो छ हो जाता है, और यहाँ पे तरा बोल त्रा हो जाता है, जा ना बोल दे ज्ञा हो जाता है, और यहाँ पे लिखा है शरा बोलते श्रा हो जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं संयुक्त, 2 जो व्यंजन है उनसे मिलकर बना होता है। तो गैस यहाँ पे देखिए श के लिए है, तो ये हमने क्या देखा था अभी, का और श मिला दे तो श बन जाता है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो गैस इसमें से संयुक्त व्यंजन है ए, यानी कि श्री वाला श।
तो इसमें लिखा है संयुक्त व्यंजन ज्ञा। ज्ञा कैसे बनता है गाइस? ज्ञा जो हमने देखा था कि ज और ना ज्ञा बन जाता है। तो आगे के भी हमने ये सारी व्याख्या देख ली है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो गाइस इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए ये तो है, ये भी है और ये भी है, तो बी नहीं है बस। तो इसमें लिखा है ये जो है आपका श जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि ये क्या, ऊष्म, ऊष्म, मूर्धन्य और महाप्राण और अघोष्य व्यंजन है। तो गाइस इसमें हमने क्या देख लिया कि ये चार व्यंजन लिखे हुए हैं इसमें। ऊष्म भी बोल है ये, फिर है मूर्धन्य भी है, महाप्राण भी है और क्या है, अघोष भी है। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा है श्र क्या है, श्र जो है एक आपका संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो श्र वाले में, तो गाइस किसमें, श और र। ठीक है, बाकी ये हम देख चुके हैं व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस? तो ओके, तो गाइस हम उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसा कि अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो गाइस इसमें कौन सा हो सकता है आपका, कौन सा नहीं है? ओके, तो देखिए ये तो है, ये भी है और ये भी है। जो आपका नहीं है वो है या। तो या कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है अल्प प्राण वर्ण। तो वैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वैसे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, बाकी ये हम जानते हैं। अब लिखा है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, बोला है इसने। तो गाइस कौन सा नहीं है? ये या नहीं है। और या कौन सा होता है? अंतः स्तः व्यंजन। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है अल्प प्राण वर्ण। इसमें लिखा है निम्न में अल्प प्राण जो है व्यंजन कौन सा है? तो गाइस आइए पहले हम देखते हैं व्याख्या, फिर बात करेंगे आगे। लिखा है दिए गए व्यंजनों में अल्प प्राण व्यंजन जो है क्या है? ग है। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में सांस अल्प मात्रा में निकलती है। ग बोलने में, जैसे जब आप सांस है, आपकी जो सांसें हैं वो अल्प मात्रा में निकलती है, तो उसको बोलते हैं अल्प प्राण व्यंजन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है, जबकि दूसरा, चौथा वर्ण जो है आपका महाप्राण होता है। तो इसमें लिखा है का वर्ग का प्रथम अक्षर क और तीसरा अक्षर ग है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? फिर से बात करते हैं। तो का है यहाँ पे, अभी हमने जैसे कि देखा, तो इसने कहा पहला, तीसरा और यहाँ हो गया है पांचवा। ठीक है, अब सेकंड में देखिए ये भी होगा उसका पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, जैसे च, छ, ज, छ, या। ठीक है, ऐसे करके। तो पहला, तीसरा, ट, ठ, ड, ढ, ना, ऐसे करके गाइस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इसमें से कौन व्यंजन जो है अल्प प्राण होता है? तो गाइस इसमें देखिए हमने बोला क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, हमने कहा पहला, तीसरा एंड पांचवा। तो गाइस यहाँ पे है क्या? कोई नहीं है। चलिए, तो इसमें लिखा है च, छ, ज, झ और ण। ठीक है, तो देखिए ये वाला होगा पहला, तीसरा एंड पांचवा होगा। तो इसमें देखिए गाइस कौन सा है? आपका च है। चलिए आगे बढ़ते। अब महाप्राण में देखिए क्या लिखा है कि निम्न में कौन सा जो है कथन अशुद्ध है, मतलब गलत है? तो इसमें लिखा दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। चलिए, तो इसने क्या बोला है देखिए, बाकी देख लेते हैं। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण जो है परंपरा से भिन्न हो गया है। अब लिखा है विसर्ग जो है कंठ वर्ण है, फिर छ जो है संयुक्त वर्ण व्यंजन है। बाकी सही है, हमारे बी जो है आपका दो महाप्राण व्यंजनों का जो उच्चारण है एक साथ हो सकता है, ये गलत है। आइए समझते हैं कैसे। इसे लिखा है जो दो महाप्राण व्यंजन है उनका उच्चारण एक साथ हो सकता है। ठीक है, यह कथन जो है अशुद्ध है। वस्तुतः दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ संभव नहीं हो सकता। तो हिंदी में जैसे ज्ञा उच्चारण जो है परंपरा से अलग हो गया है। ज्ञा संयुक्त व्यंजन है और जो ज और न से के योग से बनता है और इसका उच्चारण ज न से अलग है, और देखिए दोनों से अलग है। तो छ क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है जिसे हम क और श के योग से बनाते हैं, और विसर्ग कंठ वर्ण है क्योंकि इसका उच्चारण जो है उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ये बोला इसने। तो गाइस हमने जैसे देखा ये वाली कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो इसमें लिखा है जा। आइए समझते हैं कैसे। तो इसमें लिखा है वे व्यंजन जिसके उच्चारण में जो है श्वास जो है अधिक मात्रा में निकलती है, ठीक है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे इसने बोला घ, झ, ख, ज। जा में इतनी नहीं निकलती है गाइस, इसलिए इसे महाप्राण नहीं बोला है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, ठीक है, ये आते हैं। समस्त ऊष्म व्यंजन में हम ये जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसी प्रकार वे व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलते हैं उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? जो प्रत्येक वर्ग जो होता है हमारा, जैसे काखा कागड़ा वाला एक वर्ग हो गया, आपका चाचा चाचा यहाँ वाला एक वर्ग हो गया, ऐसे करके प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा एंड पांचवा वर्ण होता है वो आते हैं। तो हमने गाइस ये अभी देखा था अंतः और अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा लावा, ठीक है, ये भी जो होता है अल्प प्राण व्यंजन होता है। और उसके बाद अतः स्पष्ट है कि जो जा है वो महाप्राण व्यंजन नहीं है, जब बल्कि क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। तो गाइस जा आपका कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। और ये कौन सा है? आपका अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण व्यंजन होता है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है जिसमें जो है श्वास अधिक निकलती है? ऐसे, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं भा, ठीक है गाइस, और बाकी के आप देख लीजिए, वही है व्याख्या, कुछ नया नहीं है। अब सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? तो गाइस इसमें जो है महाप्राण की बात करिए तो ख, छ और ठ लिखा है। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? तो इसमें लिखा है क, ग, ड़ा और ठ। तो गाइस जब आप बोलेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा हो सकता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जो है श्वास बाहर निकलती है वो। तो आप क बोलेंगे, ग बोलेंगे, ड़ा बोलेंगे, ठ बोलेंगे। जब ठ बोलेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन जो व्यंजन है वो महाप्राण व्यंजन होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? देखिए, द्वितीय और चतुर्थ एंड ऊष्म व्यंजन सब महाप्राण होते हैं। ठ की बात करें तो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा। चलिए अब आगे लिखा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अभी हम पढ़ते हुए आए हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अब इसमें लिखा है महाप्राण जो है आपका ध्वनियाँ जो है व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है? अभी हमने देखा गई कौन सा? दूसरा और चौथे नंबर पे जो होते हैं। तो दूसरा और चौथा कहाँ पे गई? ये रहा आपका आंसर है सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अभी हमने देखा महाप्राण व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है अघोष है? अघोष का मतलब पहले जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण में जो है स्वर तंत्रिका झंकृत होती हैं वे जो है घोष, और जिनमें क्या है ऐसी झंकृति नहीं रहती है वे अघोष होते हैं, ठीक है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स, ये सारे क्या है? अघोष हैं, जिसमें क्या होता है कि जो झंकृत नहीं होती, झंकृति नहीं होती जिसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो हम बोल लेते हैं एक बार। तो क, ग, घ और जा। तो क है गाइस, अभी हमने ऊपर भी देखा इनफैक्ट। तो इसमें लिखा जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के गले से निकलने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता, यानी कि अगर वो वाइब्रेट नहीं करती हैं तो हम उसको बोलते हैं अघोष। अगर वाइब्रेट करती हैं तो घोष बोलते हैं। तो लिखा है व्यंजन वर्गों के जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है उसको हम बोलते हैं अघोष कहा जाता है। जैसे आपका जैसे गई ऐसे होता है ना, क, ख, फिर गा, घा, ड़ा, चा, छ, चा, छ, जा, झा या टा, ठा। तो ये वाले जो है ना फर्स्ट और सेकंड, ये सारे आपके होते हैं अघोष। मतलब जब हम इसमें बोलते हैं तो जो आपकी मतलब वाइब्रेशन नहीं होती है इसमें। तो अघोष वर्ण कौन सा है इसमें? जैसे ज, हमने कहा फर्स्ट और सेकंड वाला है, तो ये है स है इसमें। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो का, खा, यारा, चा, छा। तो गाइस कौन सा है? पा, फा। तो पा पहला और दूसरे नंबर का जो होता है वो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है गाइस निम्नलिखित ध्वनि में कौन सुमेलित है?
तो इसमें लिखा है जो ग है वो अघोष है, गलत है। स जो है ऊष्मा, ये बिल्कुल ठीक है। फ जो है अल्प प्राण है, फ जो है अल्प प्राण नहीं है गाइस, ये क्या है, महाप्राण होगा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी जो है वायु बाहर निकलती है बोलते रहे। और जो ठ है वो सघोष है, सघोष नहीं है गाइस, ये ठ जो है अघोष है, राइट, अघोष, सघोष नहीं अघोष है। और इसमें लिखा है इसमें देखिए क्या लिखा है, सघोष मतलब हम बोलते हैं घोष और या फिर हम बोलते हैं सघोष, राइट, एक ही बात होती है, घोष या सघोष एक ही बात होती है गाइस। इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होती है, यानी कि इनको जब हम बोलते हैं तो जो अंदर जो है ना वाइब्रेट करते हुए हवा जो है बाहर निकलती है। जैसे इसमें प है, ब है, थ है और श है, तो गाइस इसमें आंसर ब है। बा में जब बोलेंगे आपको, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जो जब ये वर्ड्स बोलते हैं ना, ये वाले जो वर्ण हैं हम बोलते हैं, तो स्वर जो तंत्रिकाएं मतलब तंत्रियां होती हैं वो क्या है, वाइब्रेट करती हैं। तो इसको हम या तो बोलते हैं सघोष या फिर हम घोष बोलते हैं, सघोष बोलते हैं, ठीक। इसमें ऐसी जो झंकृति नहीं रहती, उन्हें जिसमें ये वाइब्रेशन नहीं रहती, हम उसको अघोष बोलते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ते हुए हैं। तो अघोष में अभी हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड वाले जो थे, हर एक जो लाइन होती है उसमें जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं। सघोष में गाइस कौन कौन से वाले हैं, जो थर्ड नंबर पे आता है ना, सिर्फ और सिर्फ तीसरे नंबर पे, और वो जैसे गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे। तो इसमें लिखा तीसरे नंबर पे ग ज ड द ब, ठीक है, और चौथे नंबर पे है घ झ, मतलब यहाँ पे क्या वाइब्रेशन से आपको फील होगी। तो जो हमारे पास अघोष है वो कौन से नंबर के होते हैं हर लाइन में, पहले और दूसरे, और जो सघोष हैं गाइस वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर के होते हैं। फिर इसमें निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें आप गाइस अगर आपको का खा गा गा आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। का नहीं होगा, चा नहीं होगा, टा नहीं होगा, जा हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये जो का, चा और टा ये फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर आते हैं। फिर लिखा है अयोग वाह, अयोग वाह मतलब हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं हिंदी भाषा में, तो गाइस कितने 52 है। ये हम एक्चुअल में पहले भी देख चुके हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं यानी कि व्यंजन, और 4 क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह जो वर्ण है, वह वर्ण जो है हमारा वो किस में आता है, दंतोत्थ, मतलब कि जब वाह बोलते हैं ना गाइस, तो आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों से टच होती है। फिर लिखा है जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, ना। तो इसमें लिखा है अयोगवाह। चलिए ये देखिए, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है ना व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और इसमें जैसे आपका ये डॉट जो लगाते हैं, अनुस्वार जो बोलते हैं या विसर्ग बोलते हैं, ये सब आपके क्या है, अयोगवाह है, ठीक है। और ये स्वर के जो है सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका क्या है, उपयोग होता है। क्या लिखा है इसने, स्वर और व्यंजन दोनों में इसका उपयोग हम करते हैं, किस किस का, अनुस्वार का या फिर आपका विसर्ग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है विसर्ग को बोला जाता है, किसे, विसर्ग को। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अनुस्वार या विसर्ग को जो है आप अंग आह जैसे बोलते हैं ना, को अयोगवाह कहते हैं। और ये ध्वनियाँ ना तो स्वर और ना ही व्यंजन है, फिर भी जो है अर्थ का वहन करती हैं। इसमें लिखा है पंडित किशोरी दास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, इसलिए ये स्वर नहीं है। और व्यंजन की तरह ये जो है स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये स्वर भी नहीं है, ठीक है। स्वर मतलब इसकी स्वतंत्र गति नहीं है, इसलिए ये स्वर नहीं है। और व्यंजन की तरह जो है आपका स्वर के पूर्व नहीं, क्या इसके पश्चात आती है, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। लेकिन वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इसका जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अंग आह क्या है, अयोगवाह है। और जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइस हमारे पास कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से, ये हम एक्चुअल में पढ़ चुके हैं। अग्र स्वर होता है ई ई ए, और मध्य स्वर होता है अपश्च स्वर होता है आ उ अ ओ औ, ठीक है। फिर इसमें लिया अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह क्या, अनुस्वार और विसर्गों को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसको और इसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह की गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, फिर भी ये क्या अर्थ का वहन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट है ऐसी कौन सी जो है दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं होता है। तो गाइस अभी हम देख के आए हैं कौन सी होती हैं अ और अंग अह। ठीक है, चलिए अगला लिखा है हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन सा है। तो वैसे इसका आंसर भी हम जानते हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये रहा। चलिए इसकी व्याख्या भी सेम है। अब विविध की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से जो है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो वैसे पार्श्विक जो ध्वनि इसने लिखा है ला, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है आपका जीभ तालु को छुए किंतु क्या है पार्श्व में से हवा निकल जाए, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में ला जो है आपका मतलब जीभ जो है आपका तालु को टच होती है और हवा जो है साइड साइड पार्श्वों से निकल जाते हैं। तो जब ला बोलते हैं तो ऐसा कुछ होता है। अब इसने कहा ड़ और ढ को कहा जाता है, तो इसे आप बोलते हैं विकसित वर्ण कहते हैं। तो ड़ ढ को हम बोलते हैं विकसित वर्ण क्योंकि इसका विकास क्रमशः ड और ठ से होता है हुआ है। ठीक है, अब लिखा है च छ ज झ, क्या है ये गाइस उदाहरण है। किसके उदाहरण है आपका स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। पक्षी में कितने व्यंजन है पक्षी, ठीक है, तो इसमें कितने हैं गाइस 3 है। आइए देखें कैसे। तो देखिए क्या लिखा है पक्षी शब्द में 3 व्यंजन वर्ण समाहित हैं क्योंकि पक्षी जो है प अ क श ई और वर्ण इन सब के मिलने से बना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो प है का और श जो है वो आपका क्या है व्यंजन, जिसमें प का और श व्यंजन वर्ण और आ ई स्वर्ण वर्ण है। तो देखिए तो इसने क्या बोला कि व्यंजन वर्ण बताने हमारे पास कौन कौन से। तो वैसे व्यंजन वर्ण कौन कौन से प का और श है, प क श। ठीक है, और ये स्वर में आता है आ ई। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। लिखा है वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है सी मतलब होते हैं 2। देखिए वर्ण उन मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते जैसे अ ई व क इत्यादि। ठीक है, तो हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार, एक हो गया स्वर, एक हो गया आपका व्यंजन, अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, अब लिखा है कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। तो गाइस कितने व्यंजन, 2 भेद माने। तो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक है, फिर लिखा है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें आता है वक्र, मतलब दिए गए शब्दों का शब्दकोश में आने वाला क्रम इस प्रकार है वक्र नहीं गए वक्त। तो वक्त वक्र वरक एंड वर्ग। तो लिखा है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, तो वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। र और मा का रूप है र मा, गैस ये क्या होगा आपका म्र। अनुनासिक व्यंजन कौन सा है। तो गैस अनुनासिक व्यंजन कौन सा है, वर्ग का पंचमाक्षर। चलिए आइए देखें क्या है ये। तो गैस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ वर्ग का पंचमाक्षर जो सबसे 5th नंबर पे लिखे होते हैं ना उसको ही हम क्या बोलते हैं अनुनासिक जैसे व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं क ख ग घ ड़, तो ये वाला हो गया 5वें नंबर पे। जैसे हम बोलते हैं च छ ज झ ण, ठीक है, या फिर टा था दा धा। तो गैस यहाँ जो 5वें नंबर पे जितने भी आएंगे हर लाइन में उसको हम बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अब लिखा है हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो इसमें लिखा है या, तो इसमें लिखा है गैस इसमें अनुस्वार की सूचक ध्वनि है कौन सी, ये वाली। ठीक है, जो 5th नंबर पे। और या जो है अंतःस्थ व्यंजन है। अब लिखा है इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो इसमें लिखा है ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की जो है वर्ण ध्वनि नहीं है। फिर इसमें लिखा है मूर्धा, तवर्ग आदि, कंठ और आपका है दंतोत्स, मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्या है आपकी वर्ण ध्वनियाँ हैं। हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण एंड ओष्ठ व्यंजन जो है ध्वनि है। तो गैस ये वाली जो है ये जो है भा, देखिए तो इसने कहा भा जो है स्पर्श घोष महाप्राण
और ओष्ठ्य व्यंजन है। और इसमें लिखा है आधुनिक। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से जो आपका है ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो इसमें लिखा है दंत दंत्योष्ठ्य, स्पर्श, अल्प, प्राण, घोष, निर्नुनासिक। तो ऐसे इसमें कुछ नहीं है ऐसा एक्सप्लेन करने वाला। फिर लिखा का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। तो जो का व्यंजन है गाइस वो क्या है आपका अल्प प्राण भी है, फिर अघोष भी है। देखिए अल्प प्राण कैसे है गाइस यहाँ पे कि इसमें जो जब हम का बोलते हैं तो जो हवा है वो कम निकलती है। ये अघोष है क्योंकि वाइब्रेशन कम होती है। स्पर्शी है, ठीक है, जब आप का बोलते हैं का तो ये स्पर्शी। और कंठ ध्वनि है, मतलब जो है ना आपकी जो हवा है वो कंठ यानी कि आपके गले से होते हुए आती है। फिर लिखा है पाणिनीय शिक्षा के में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो वैसे कौन कौन से, एक है आपका स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न एंड अनुप्रदान। चलिए आइए देखें इसकी व्याख्या क्या है। इसमें लिखा है पाणिनीय ने लिखा है, ठीक है, पाणिनि ने। तो पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बताने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। लिखा है प्राणवायु उर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्य स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनाता है, वहीं मुख में आकर वर्ण बनता है। फिर है वर्णों के विभाग की स्वर से, कला से, स्थान से, प्रयत्न से, अनुप्रदान से तय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वा का उच्चारण जो है स्थान है वा में देखिए क्या होता है गाइस, यह है दंतोष्ठ्य, ठीक है, वा। तो दंत से जीभ या फिर होठों का कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ्य कहलाता है। मतलब जब वा बोलते हैं तो गाइस आपके जो लिप्स होते हैं ना, होठ होते हैं, वो आपके दांतों से टच होते हैं, तो वा इस वर्ग में शामिल होता है। फिर लिखा है जीवा को नोक जब ऊपर, अच्छा, जीवा की नोक जब ऊपर के दंतों की जो है पत्ती के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के से स्पर्श में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। ऐसे जो उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वत्सर्य। तो वैसे इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। तो वाह, जब आप वाह बोलेंगे तो क्या होता है गाइस, आपके जो दांत है वो आपके होठों से टच होते हैं। तो इसमें वाह है दंतोष्ठ्य ध्वनि, या है जब ये होती है तालव्य ध्वनि, ठीक है। और जो फ है वह है ओष्ठ्य ध्वनि फ, ठीक है। अब इसमें लिखा है रा जो है मूर्धन्य ध्वनि है। फिर इसमें लिखा है हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसमें लिखा है श किसके बाद, शाह का क्रम जो है आपका डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द, तत्पश्चात क और उसके बाद श वर्ण आता है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रा में पूर्ण वर्ण है, ठीक है। प्रा में पूर्ण वर्ण किसका है, आपका रा का है। जब प्रा आप लिखते हैं तो ये देखिए हाफ होता है जब आप नीचे ऐसे लगाते हैं, और रा पूर्ण है तो ये हो गया आपका प्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है, मतलब इसमें से किस में जो है रा व्यंजन है। तो इसमें लिखा है मातृभूमि, ठीक है। तो देखो मात्र में त्र के नीचे लगा हुआ है, मतलब इसमें कहा रा व्यंजन नहीं है, ऐसा है। तो इसमें लिखा है मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। मात्र में जो है आपका त्रा के नीचे लगा हुआ स्वर जो है आपका ऋषि वाला, ऋषि है ना कि व्यंजन है, ठीक है। अन्य विकल्पों में रा व्यंजन मतलब अन्य जितने भी आप पढ़ेंगे उसमें रा आएगा। जब एक ही ध्वनि का कह द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो गाइस क्या कहलाता है, युग्म ध्वनि। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उन्हें क्या है, युग्म ध्वनि कहा जाता है। अब लिखा है निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो अल्प प्राण इसमें बोला क और ता, ठीक है। तो इसमें लिखा है क और ता है। फिर है इसमें लिखा है नाक के द्वारा जिन वर्णों में झंकार नहीं होती है वे होते हैं अघोष। अघोष के अंतर्गत आता है, मतलब जिसमें वाइब्रेशन कम होती है, ठीक है। और इसमें लिखा घोष में जो है नाद का और अघोष में
श्वास का उपयोग होता है। अब लिखा है अघोष वर्ण में, देखिए हमने कहा था क ख जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं ना, हर लाइन में जो वर्ड्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले वो आते हैं। प फ स श सा, इसमें जो है अल्प अल्प प्राण अघोष वर्ण है, वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है। तो अल्प प्राण अघोष वर्ण है। क और ता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, इसमें क च ट त प आदि क्या है, अघोष अल्प प्राण वर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है आपका सघोष, सघोष भी बोल सकते हैं या घोष भी बोल सकते हैं, महाप्राण वर्ण है। यानी कि देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन होगी एक तो क ठ झ और प। तो कहते हैं आप जो झ बोलेंगे ना तो अच्छी खासी वाइब्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या दिए गए व्यंजनों में जो है सघोष महाप्राण व्यंजन जो है आपका झ है। अच्छी खासी हवा भी आप जब बोलते हैं ना तो वायु बाहर निकलती है एंड वाइब्रेशन भी अच्छी खासी होती है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण है वो तथा समस्त ऊष्म वर्ण जो है महाप्राण व्यंजन में आते हैं। और महाप्राण में जैसे ख ख घ झ छ ठ ठ ढ आदि ये सब आते हैं। घोष वर्ण में वर्ग तीसरा और चौथा और पांचवा आता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर एक लाइन कोई भी लीजिए तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आता है। संपूर्ण स्वर वर्ण जैसे य र लावा घा हा घोष वर्ण है। और इसमें लिखा है सघोष महाप्राण व्यंजन जो है झ होता है और झ वर्ग का जो है आपका चौथा वर्ण है जो सघोष भी है तथा महाप्राण के अंतर्गत भी आता है, दोनों हो गए, ठीक है। तो इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श स्पर्श संघर्षी है। जैसे आप बोलेंगे ज ह र श, ठीक है। तो इसमें कौन सा गैस ज है। ज जो है आपका स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है चार है। एक हो गया च छ ज और झ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है, ठीक है। तो कौन से में है, क च प द, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है कि का से लेकर म तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी है आपके पास 25। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो इसमें देखिए ह है, ठीक है। तो इसमें लिखा है झ जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है और जो आपका संघर्षी है यानी कि ऊष्म है तो हमें पता है स श स ह हा होते हैं। अब रा का विवरण है रा। तो गाइस यहाँ पे लिखा है वित्त सर लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है आपका पार्श्विक है, ठीक है। पार्श्विक में हमने क्या बोला था गाइस, तो इसमें देखिए आंसर है ला। ला हमने पहले भी देखा था, जिसमें क्या होता है जीभ आपकी तालु से टच होती है और जो हवा होती है ना, वायु होती है मुंह में से, वो साइड से पार्श्व से होती हुई निकलती है। तो या वह जो है अर्धस्वर है। ला जो है पार्श्विक व्यंजन है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के स्पर्श तथा बगल से निकलती है। झ जो है तालव्य है, संघोष है, महाप्राण है। एंड देन शा की बात करें तो ये तालव्य अघोष और क्या है आपका महाप्राण है। जब आप बोलेंगे ना गाइस तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखा है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष एंड महाप्राण ध्वनि है। तो ये क्या है आपकी ख है। ख जो है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। क जो है आपका अघोष और अल्प प्राण है। घ जो है ग जो है घोष है, अल्प प्राण है। घ जो है घ तो महाप्राण है, अच्छी खासी वायु जो है बाहर निकलती है और क्या है घोष है घ, ठीक है। तो लिखा है स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो गाइस कितने में बांटा गया है, दो बांटा गया है। देखिए कौन कौन से होते हैं, एक होता है घोष, एक होता है अघोष। एक में जो है अच्छी खासी वाइब्रेशन होती है, एक में नहीं होती है। तो इसमें लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। तो गाइस देखिए छ से डा के बीच में तो कौन सा आता है, ये वाला आता है। देखिए छ ज छ न ट ठ ड। तो तीन यहाँ से हटाइए, तीन यहाँ से हटाइए, मतलब इसने कहा तीन यहाँ से हटाइए, तीन यहाँ से हटाइए, बचा ये वाला। तो इसके लिए का खा गा आना बड़ा जरूरी है गाइस। नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट इसमें अंतः स्वर और ऊष्म वर्ण कितने हैं। तो इस कितने हैं हमारे पास देखा, अंतः स्वर की अगर हम बात करें 11 लावा एंड ऊष्म में स श शाह यानी टोटल हो गए 8। आंसर हो गया 8।
हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद देखिए गाइस कौन सा आता है? छ, जैसे कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर इसमें लिखा है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण कौन सा है गाइस? हा है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जो है मुख गुहा खुली रहती है, जैसे हा में मुख गुहा खुली रहती है, वायु अंदर जो है बंद कंठ के को जो है झटके से खोलकर बाहर निकलती है, इसे हम बोलते हैं काकल्य वर्ण। ठीक है, हाँ। फिर लिखा है उच्चारण की दृष्टि से संबल, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल का कौन सा है? प्रक्त ध्वनि। संप्रक्त एक ध्वनि जब दो व्यंजनों की संयुक्त होती है, से संयुक्त होती है, तब यह क्या होती है? संप्रक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल। ठीक है, अब यहाँ स और बा ध्वनियों के साथ मा ध्वनि संयुक्त हुई है। अब यहाँ लिखा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी, वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे रामायण है तो अदर रा हो गया, फिर आ हो गया, फिर म, फिर आ, य, अ, फिर न और आ, तो ये पूरा मिला देंगे तो रामायण बन जाता है। फिर लिखा है वा व्यंजन है वा, तो वा कौन सा है? अंतस्थ है, तो यारा ला वा। ठीक है, ये हम जानते हैं। चलिए, और सा सा शा हा ऊष्म व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि आती है? प्रसन्नता, तो इस प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि आती है। आइए समझते हैं क्या। जब एक ही ध्वनि का जो है द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण, फिर है उत्फुल्ल, फिर है दिक्कत, फिर प्रसन्नता आदि। तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब उसे बोलते हैं संप्रक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल, कंपन आदि। फिर लिखा है दो दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे प्राण, घ्राण, फिर है कलांत, मलान, प्रकर्ष इत्यादि। ध्वनि संयुक्त ध्वनियाँ जो है अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से जो है वा ध्वनि है, तो वा ध्वनि है दंत्योष्ठ्य है वाह। ठीक है, वाह में क्या होता है गाइस? जो आपके होठ होते हैं वो आपके किससे? दांत से टच होते हैं। ठीक है, सूत्रों के अनुसार इसने कहा वकार श दंतोष्ठ्य, अर्थात वकार का उच्चारण स्थान ध्वनि दंतोष्ठ्य होता है। दांत से जीभ और होठ के मिलने से जो उच्चारण होता है उसको हम बोलते हैं यथा व ध्वनि। लिखा है निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? तो वैसे कौन सी है? अभी हमने देखा वह है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी है? तो वैसे कौन सी आपकी च, छ, ज और झ है। ठीक है, और का खा गा घा जो होती है वो आपके कंठे है। ट ठ ड ढ जो आपके मूर्धन्य है। प फ व भ जो है आपकी ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। फिर इसमें लिखा है कि ड ढ जो ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो गाइस कौन सा? दोनों महाप्राण है, यानी कि ये दोनों ही क्या है? महाप्राण है। तो इसमें डाढ़ा जो है मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ है और दोनों क्या है? अल्प प्राण ध्वनि। तो हमें क्या बताना था दोस्तों कि कौन सा क्या है कथन शुद्ध है? सॉरी, ये रहा आपका आंसर, ये जो है मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, राइट। चलिए तो वैसे यहाँ पे जो ये चैप्टर है ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।